नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष फिलहाल तो शांत है। पीएम मोदी विपक्ष की शांति का रहस्य बताते हुए चुटकी तक ले चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विदेशी शरारत या चिंगारी नहीं पहुंची। सच ही है, क्योंकि पहले क्या होता था ये तो देश ने देखा है। वैसे संसद सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस हो, चर्चाएं हों, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही होनी चाहिए। यही तो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। बात तब गड़बड़ाती है जब विदेशी फुलझड़ी से विपक्ष जबरन धमाका करने की कोशिश करता है। शोर शराबे और हंगामे से पूरा सत्र और पैसा बर्बाद हो जाता है। इस सत्र में मोदी सरकार 16 बिल ला सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, और उसमें वक्फ संशोधन बिल भी हो सकता है, जिसे पिछले सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधनों यानी बदलावों को मंजूरी दे दी। तो क्या देश में वक्फ बोर्ड की एक तरफा पावर खत्म होने का वक्त नजदीक आ गया है? ये जो लंबे समय से रुमाल फेंककर संपत्ति हथियाने का खेल चल रहा था, अब उस पर नकेल कसने वाली है क्या? आज इस बिल से जुड़ी तमाम बातें तो आपको बताऊंगा ही। ये भी दिखाऊंगा कि विपक्ष आखिर इतना बेचैन है क्यों। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौदह क्लाजेज में 25 अमेंडमेंट भी हमारे सदस्य लेके आए, जो अप्रूव हुआ है। जगदम्बिका पाल इज द ग्रेटेस्ट ब्लैकलिस्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुद्दा जिस पर कभी उबाल था निपट गया। क्या जो फैसला था दरमियान वो सुलट गया, या कि हवाएं बदल गई? क्या कहते हो? वक्त पर ताना सारा वितंडा पलट गया। इसको प्लेस ऑफ वर्शिप वाला करा दीजिए। 111 घंटों की बैठकें, 38 बैठकों की नाप, 250 विशेषज्ञों की राय सुनने के बाद, 14 क्लॉज और 25 संशोधनों से मुतासिर होने के बाद 650 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार हुई, और कुछ इस तरह वक्फ संशोधन बिल की राह आसान हुई। बजट सत्र में इस बार वक्फ संशोधन बिल का आना और पास हो जाना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि जो भी कोरम था वो अब पूरा हो चुका है। जेपीसी ने पूरी माथापच्ची कर ली है। वक्फ पर जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बनी जेपीसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है। तो सवाल है, वक्फ संशोधन बिल लागू हुआ तो क्या होगा? क्या संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा? क्या वक्फ की रंगदारी खत्म होने वाली है? फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल सोमवार को लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। तो क्या एक एक कर वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? जो दावा सत्ता पक्ष का है वो ये कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की व्यवस्था है, जबकि विपक्ष इस बिल को मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप बता रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्फ संशोधन बिल का पास होना वास्तव में वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर लगाम लगाना है। लेकिन यह भी सच है कि वक्फ संशोधन बिल ने कई चेहरों की नींद उड़ा रखी है, खासकर उनकी जो लंबे वक्त तक इसी के नाम पर वोट बैंक और तुष्टीकरण का खेल चलाते रहे।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भ्रम मुसलमानों के बीच फैलाया जाता रहा है, उसकी असलियत भी अब सामने आ जाएगी कि वास्तव में इस बिल से फायदा अगर किसी को होगा तो आम मुसलमानों को ही होगा। 14 क्लाजेज में 25 अमेंडमेंट भी हमारे सदस्य लेके आए जो अप्रूव हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो वक्त का सरकार की मंशा थी कि ट्रांसपेरेंट हो, लाभ हो, डिस्प्यूट खत्म हो, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कहीं क्लेम है या और कोई चीज़ें जिस तरीके से है, वो सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो और वक्त की प्रॉपर्टी का गरीब विधवा को मिले, आम जो पसमानदा मुस्लिम है उसको फायदा मिले, अनाथ बच्चों को मिले। तो जेपीसी की फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। इनमें से एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष बेचैन है, वो भी बेचैन है जो विपक्ष की तरफ से जेपीसी का हिस्सा थे। मुसीबत इनके लिए कम नहीं, क्योंकि डर एक मुश्त पड़ने वाले मुस्लिम वोट बैंक के बिगड़ जाने का है, जो इस बात से मुतमईन थे कि जेपीसी में जाने के बाद वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा। पीएम मोदी के मिशन और मुद्दे पर मिट्टी डाल दी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो आग बबूला है। Jagodimbika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू they have supported the bill. चिराग पासवान हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने की पूरी संभावनाओं के बीच विपक्ष कुछ इसी अंदाज में बेचैन है, या कहिए बेचैन बताने, जताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वक्फ के सिस्टम में संशोधन करके देश के मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा हो। जबकि सच यह है कि सरकार इस बिल पर लोकतांत्रिक तरीके से एक एक कदम बढ़ते हुए यहां तक पहुंची है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी नेता अपनी ही रटी रटाई टीकाएं टीकते रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने उकसाने के साथ ही ये जताते हुए कि वक्फ बिल में हुआ संशोधन वास्तव में पूरे समुदाय को साइड लाइन करने की साजिश है। आप पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को साइड लाइन करने की बात कर रहे हो। सारी प्रॉपर्टी आप कब्जा लोगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि 2006 में अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही प्रबंधन हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो। आज इन्फ्लेशन रेट लगाओ तो ये 50,000 करोड़ पहुंच जाएगा। तो मुसलमान को तो जरूरत ही नहीं, इसका प्रबंधन ही तो आपको करना था, आप कर देते प्रबंधन, लेकिन आपने तो इसे तबाह कर करके सारा काम ही खत्म कर दिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर जो वितंडा रचा जा रहा है, क्या वाकई इसके पीछे तथ्य है? आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी? इसे आपको आगे बताएंगे। पहले जरा ये समझिए कि वक्फ कानून आया कहां से और कब, क्यों इस कानून को एक तरफा कानून कहा जाता रहा है। अगर आप वक्फ के पुराने कानून को देखेंगे तो पता चलेगा कि वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किस हद तक वक्फ को मनमानी ताकत दे दी गई। साल 1995 में और साल 2013 में कांग्रेस सरकार के दौर में वक्फ को चुपचाप ये एक तरफा ताकत दी गई थी और ऐसे प्रावधान कर दिए गए जो इस्लामिक लॉ के भी मुताबिक नहीं थे, जैसे वक्फ बाय यूजर, जिसे 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने जोड़ा था। यह कानून दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। वक्फ बाय यूजर का मतलब कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के कागजात भी न हो, आप उसे धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करते हो, आप उसे वक्फ कर सकते हैं।
मतलब एक तरह से ऐसी खुली छूट मिल गई जैसे जिस जमीन पर उंगली रख दो वो तुम्हारी। आप ये समझिए कि ये प्रावधान कितना ताकतवर है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी इसी मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आए। बात बराबरी और संतुलित शक्ति की है। बस यही संतुलित बदलाव अब विपक्ष को अखर रहे हैं। इन बड़े बदलावों के बारे में आपको बताता हूं। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। वक्फ के नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। यानी न्याय पाने का चौतरफा रास्ता खुल गया है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नए कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकी। आप सोचिए ना बॉस, ऐसा कोई नियम हो सकता है कि तुम जाओगे तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में जाओगे और वो जो कह देगा वही परम सत्य हो जाएगा, बाकी लोग बेवकूफ बैठे हैं जो सिविल कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नया कानून कह रहा है कि जैसे सबके लिए वैसे इसमें भी रहेगा। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी बॉस, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो या कुछ भी बना हो। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। बात बहुत सीधी है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो फिर किसी एक धार्मिक बोर्ड को इतनी शक्ति कैसे दी जा सकती है कि वो बवंडर ही मचा दे। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो किसी संपत्ति को वक्फ करने का सिलसिला शुरू हुआ था 1185 में मोहम्मद गौरी के दौर में, जिसने पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के बाद मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव दान किए थे। विदेशी आक्रमणकारी गौरी की ओर से वक्फ को दिए गए 2 गांवों से लेकर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधीन इसके संगठित विस्तार तक वक्फ बोर्ड करीब 9.4 लाख एकड़ भूमि को कवर करने वाली 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियों की देख रेख कर रहे हैं। आजादी के बाद वक्फ को बेइंतहा शक्ति मिली। वोट बैंक के तुष्टीकरण वाले खेल में वक्फ की संपत्तियों में ताबड़तोड़ इजाफा हुआ। यहां तक कि वक्फ बोर्ड को मिली इस शक्ति ने आम मुसलमानों की संपत्ति तक को हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्फ बोर्ड की मनमानी के पीड़ितों में शामिल दिल्ली के खालिदुर रहमान काजी को सुनिए, जो कागज दिखाकर बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं की 360 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। बोर्ड का अब ये 123 प्रॉपर्टियां हैं, कम से कम इसमें 20-22 प्रॉपर्टियां हमारी अपनी हैं, जो निजामुद्दीन में और इसके अंदर जो आज इनके नाम बदल दिए गए हैं। तो इनके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं? हमारा केस एक साकेत कोर्ट में भी चल रहा है। निजामुद्दीन की एक प्रॉपर्टी है उसमें चल रहा है, वो भी पेंडिंग में है, और एक 30,000 में इसी खसरा नंबर 242 में इसी प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है अरशद मदनी साहब से। तो अरशद मदनी साहब से कई बार टेबल पर बात भी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो वक्फ बोर्ड से लिया, हमें बहका करके दिए कि वक्फ बोर्ड की जगह है। जब हमने अपने कागज दिखाए तो वो भी एकदम अचंभे में रहेगा कि यार ये तो इसके मालिक मौजूद हैं। मतलब प्रॉपर्टी आपकी थी, आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दी गया और वक्फ ने आगे बेच दी। वो वक्फ ने बेच दी है, ये चौधरी मदीन के जमाने में बिकी है और सबने पैसे खाए हैं। वक्फ बोर्ड को जो ताकतें कांग्रेस की सरकारों के समय में दी गई, उसका कैसे फायदा उठाया गया वो भी देखिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बुरहानपुर में 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके खिलाफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को तब तगड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने तीनों ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना। हाई कोर्ट ने कहा ये तीनों संपत्ति वक्फ बोर्ड से पहले की है।
हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत आने वाली संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड कैसे अपना अधिकार जता सकता है। ऐसे तमाम उदाहरणों के बावजूद विपक्ष वक्फ कानून में संशोधन को मुसलमान विरोधी बताने में ही लगा है। वक्फ कानून में बदलाव न हो, इसको लेकर कट्टरपंथी मौलानाओं ने देश के कई हिस्सों में मजलिसें की थी। यहां तक कि कुछ मजलिसों में तो धमकियां तक दी गई थी। लेकिन अब जब जेपीसी सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में रखने वाली है तो ये माना जा रहा है कि बिल का पास होना तय है और मोदी का एक और संकल्प पूरा होने जा रहा है। वक्फ संशोधन को लेकर मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। वक्फ बिल के मुद्दे पर विपक्ष एकदम कसमसा कर रह गया है, क्योंकि अब विरोध करने वाला मामला बहुत ज्यादा बचा नहीं। दरअसल वक्फ बिल को जेपीसी में भेजकर मोदी सरकार ने एक तीर से दो निशाने लगा लिए। एक तो यह कि मोदी सरकार एक तरफा एजेंडा नहीं चलाती, विपक्ष की बात भी सुनती है। दूसरा यह कि वक्फ बिल में किया गया संशोधन एक तरह से प्रामाणिक हो गया कि नीतिगत रूप से वो सही। यही वजह है कि इस बार मोदी सरकार वक्फ को लेकर अपने स्टैंड पर बहुत आश्वस्त है। सरकार को पूरा भरोसा है कि उसने तमाम संशोधनों के साथ बिल लागू करने के रास्ते में आ रहे रोड़ों को बखूबी हटा दिया है। विपक्ष लाख छातियां पीटता रहे, लेकिन जो सत्य है और संविधान निष्ठ है उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम पीएम मोदी ने तो ये संकेत दे ही दिए हैं। वैसे जो चेहरे वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते रहे हैं वो वक्फ बोर्ड और उसके सदस्यों के खिलाफ चल रहे केसेस पर चुप्पी साध लेते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर जारी सरकारी डेटा के मुताबिक अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक सीपीजी आरएएमएस में 566 शिकायतें वक्फ बोर्ड की मिली हैं, जिसमें से 194 शिकायतें अवैध रूप से वक्फ भूमि के अतिक्रमण और स्थानांतरण के संबंध में हैं और 93 शिकायतें मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ हैं। सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया और पाया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रबंधित संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड पर मोदी का सितम बता रहे लोग इस सवाल के जवाब में खामोश हो जाते हैं कि पूरे देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन रखने वाले वक्फ बोर्ड की संपत्ति बीते 15 साल में दोगुनी कैसे हो गई। जाहिर है इतनी ज्यादा जमीन और संपत्ति रखने वाली संस्था पर गड़बड़ियों के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्फ की मनमानी और दादागिरी पर सवाल सीएम योगी तक उठा चुके हैं। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। सवाल एक नहीं कई सारे हैं। मसलन अगर देश के भीतर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? हम सब भगवान के परिवार होता है। अब ऐसी आवाजें सनातन के महाकुंभ में तेज हो रही हैं। महाकुंभ की धर्म संसद में बाकायदा सनातन बोर्ड का मसौदा तक तैयार हो चुका है और उसे पेश किया जा चुका है। सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है तो फिर भारत में वक्फ बोर्ड क्यों है? इसी सवाल के साथ प्रयागराज के धर्म संसद के मंच से धर्म गुरुओं ने महाकुंभ की दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड की मांग कर दी।
अब की बार एक नहीं 2 दक्षिणा दे के भेज दो हम सब सनातनियों को। पहली दक्षिणा सनातन बोर्ड का निर्माण, और दूसरी दक्षिणा जिसने जबरदस्ती कुंभ को भी अपना कह दिया है उसे विदा कर दो महाराज, चकाचक हो जाए। कि हम सनातनियों को भी इस बात की मांग करनी चाहिए कि हमारा भी कोई बोर्ड हो, जिस बोर्ड के नेतृत्व में, जिसके संरक्षण में, जिसके मार्गदर्शन में हमारा सनातन धर्म व्यवस्थित और सुरक्षित रहे, सनातन का झंडा फहराता रहे। जय श्री राम। कुंभ की धरती से उठी दक्षिणा की ये मांग पूरी होगी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो तय दिख रही है कि किसी भी सूरत में अब पुराने वक्त कानून को उसी रूप में आगे नहीं खींचा जाएगा। विपक्ष के शोर शराबे हंगामे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। संख्या बल हो या संकल्प बल, दोनों ही पैमाने पर पीएम मोदी मजबूत हैं। वक्फ के नाम पर चल रहे गोरख धंधे पर संवैधानिक रूप से नकेल कसनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।